यस। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विप्रा मलिक और मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आई हूँ एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं क्रैश कोर्स, जिसमें मैं अभी जो आपके 2024 में जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, यानी कि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में हैं और उनको अगर अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उसको अगर रिवीजन करना है, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने किसी भी रीजन की वजह से अभी तक जो है कॉन्सेप्ट्स ही उनके क्लियर नहीं हुए हैं, तो उनके लिए मैं एक आप कह सकते हो कि एक क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, एक बैच लेकर आई हूँ। यूट्यूब पर फ्री बैच होगा जिसमें मैं आपको कराऊंगी आपका अकाउंट्स जो है क्लास 12th का। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका जो भी पार्टनरशिप अकाउंट्स है या आपका जो कंपनी अकाउंट्स है, मैं पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी आपका। और इसके अलावा मैं आपको कराऊंगी इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इकोनॉमिक्स कराऊंगी। तो चलिए पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है विप्रा मलिक और मैंने पहले बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, यानी कि बीकॉम किया है डीयू से। उसके बाद मैंने एमकॉम किया एंड देन उसके बाद मैंने यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है कॉमर्स में, ठीक है। यूजीसी नेट एग्जाम मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है। तो अब मुझे मतलब मेरा पैशन है टीचिंग, तो उसी को मैं बढ़ाना चाहती हूँ थ्रू ऑनलाइन टीचिंग। मुझे 2 साल का ऑफलाइन एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी एज एन एजुकेटर ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स काम किया है, ठीक है। वहां पर मैंने यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई को, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट्स, अगर आपके भाई बहन हैं या कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास 12th में हैं और जिनको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है या कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो मतलब आई फील वेरी हैप्पी कि अगर किसी को हेल्प मिलती है उससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे जो आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के फंडामेंटल्स से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर होता है, यानी बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के। तो चलिए इंट्रोडक्शन पर आते हैं। सबसे पहले, ए पार्टनरशिप जनरली मीन्स अ रिलेशनशिप अमंग पीपल शेयरिंग अ म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो लोग जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, जिनका म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, उनके बीच का रिलेशनशिप कहलाता है पार्टनरशिप। इन अकाउंटेंसी ए पार्टनरशिप मीन्स अ बिजनेस set up together by 2 or more persons sharing a common interest to earn profit। यानी अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो पार्टनरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ मिलकर एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, such as a single person bearing the risk, investing and managing the capital alone। देखिए, आपने जब क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने सीखे होंगे वो सीखे होंगे आपने सोल प्रोप्राइटर के, है ना, जो एक सिंगल सेलर होता है। तो सोल प्रोप्राइटर को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उसको पूरा का पूरा जो रिस्क है वो खुद ही बियर करना होता है, और क्योंकि वो सिर्फ अकेला ओनर है इसलिए जितनी भी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा वो सारी कैपिटल उसको खुद ही इन्वेस्ट करनी होती है, ठीक है। तो जो सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, है ना। मतलब कि अगर सोल प्रोप्राइटर को लॉस हो जाए तो उसको अपनी पर्सनल असेट्स जो है उनको भी बेचकर उस लॉस को बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के रिस्क जो है इनको अवॉइड करने के लिए या इनको मिनिमाइज करने के लिए
जो कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का वो एक इस प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन की तरह काम करता है, ठीक है। हेंस it can be concluded that a partnership is an agreement where two or more people agree to conduct a business together। यानी कि अगर हम इस पूरी बात को कंक्लूड करें, इसका कंक्लूजन निकालें, तो इसका मतलब होगा कि पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को साथ में करने के लिए अग्री होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो जो अगर हम देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अगर हम अकाउंटिंग के हिसाब से देखें मतलब कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो पार्टनरशिप फर्म होता है ना वो अपने पार्टनर से अलग होता है ना, क्योंकि पार्टनर जो होते हैं उनके कोई भी खर्चे या उनकी इनकम जो है वो फर्म के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है ना, बल्कि जो फर्म का खुद का खर्चा, खुद का इनकम होता है वो रिकॉर्ड होता है ना। तो यानी अकाउंटिंग के पर्पस से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर्स जो है वो सेपरेट एंटिटी हैं, ठीक है। हाउएवर एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर हम कानून की नजरों में देखें, अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कानून की नजरों में जो फर्म होता है वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। इन अदर वर्ड्स इट हैज नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी यानी कि पार्टनरशिप फर्म की उसके पार्टनर से अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। It means that in case of bankruptcy of the partnership firm, private estates of the partners would be liable to meet the firm's debt। यानी इसका मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो जाए, यानी कि जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसको इतना ज्यादा लॉस हो जाए कि उसके पास जो है बिल्कुल भी पैसे ना बचे डेट्स को रीपे करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर्स के जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होते हैं ना उनको भी यूज किया जाता है फर्म के डेट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है हमारा, उसका जो सेक्शन 4 है उसके अंदर पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप जो होता है वो एक रिलेशन है, किसके बीच का, लोगों के बीच का। कौन से लोग? जो लोग अग्री करते हैं कि वो एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस में वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे आपस में, और वो जो बिजनेस होगा वो या तो सारे पार्टनर्स के द्वारा कैरीड ऑन होगा, यानी कि सारे पार्टनर्स जो है वो मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई पार्टनर दूसरों के बिहाफ पर भी काम करेगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे ही पार्टनर्स जो हो वो वर्किंग पार्टनर्स हो, ठीक है। आपने पढ़े भी होंगे क्लास 11th में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, है ना। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो फर्म की वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं राइट्स ऑफ ए पार्टनर की। पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यानी कि हर पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे, यानी कि बिजनेस में जो भी काम हो रहा है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है पार्टनर के पास, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द अग्रीड रेशो।
हर पार्टनर का ये अधिकार भी होता है कि उनके बीच में जो भी अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मतलब जो भी उन्होंने अग्री किया है कि वो किस रेशो में जो है प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे, तो प्रॉफिट और लॉस में अपना हिस्सा लेना भी पार्टनर का एक अधिकार है. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस. और हर पर्सन का, हर पर्सन नहीं पार्टनर का, हर पार्टनर का ये भी राइट होता है कि जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जो है फैसले लिए जाएं उसमें उसको कंसल्ट किया जाए, है ना. सारे मतलब हर पार्टनर का अधिकार होता है कि उनसे पूछकर ही बिजनेस के फैसले लिए जाएं. नेक्स्ट है, every partner has the right to inspect and have a copy of the books of account. और हर पार्टनर के पास ये अधिकार भी होता है कि फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना उनको चेक करने का, उनको इंस्पेक्ट करने का अधिकार होता है कि कोई भी पार्टनर जाकर कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है. ठीक है. इसके अलावा बाहर पार्टनर के पास ये भी अधिकार होता है कि वो अपनी एक कॉपी भी रख सके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी भी वो अपने पास रख सकता है. ठीक है. इसके अलावा एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. और हर पार्टनर के पास ये भी राइट होता है कि वो नए पार्टनर का एडमिशन करने को मना भी कर सकता है ना. अगर 4 पार्टनर्स हैं, अगर 4 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर चाहे तो वो मना भी कर सकता है कि मुझे जो है इस नए पार्टनर का एडमिशन नहीं चाहिए, है ना. नेक्स्ट है, इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट अग्रीड रेट. तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उसने जो लोन दिया है फर्म को उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी ले सके. ठीक है. जो भी पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा हुआ है उस रेट पर वो जो पार्टनर है वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा फर्म से. ठीक है. और अगर मतलब जो पार्टनरशिप डीड होती है अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो देन जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो होगा आपका 6% पर एनम. ठीक है. चलिए, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस. इसके अलावा हर पार्टनर के पास ये अधिकार होता है कि वो फर्म को प्रॉपर नोटिस देने के बाद क्या करे, फर्म को प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो फर्म से रिटायर हो जाए. ये भी किसका राइट होता है, ये भी आपके पार्टनर का राइट होता है. ठीक है. चलिए अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की. पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं, है ना, यानी क्या कैसी होती है पार्टनरशिप. तो सबसे पहला फीचर है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन्स, कि कम से कम पार्टनरशिप के लिए 2 पर्सन्स होने चाहिए. ठीक है. पार्टनरशिप अकेले पर्सन की तो नहीं हो सकती, तो यानी पार्टनरशिप के लिए 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए. तो एट लीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए. ठीक है. इट इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट. पार्टनरशिप जो होती है वो एक अग्रीमेंट, एक सहमति का ही रिजल्ट होती है. It must come into existence by an agreement and not by the operation of law. यानी जो पार्टनरशिप होती है वो किसी अग्रीमेंट की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है, ना कि किसी लॉ के ऑपरेशन की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट है, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस with the intention of earning profits and business must be legal. यानी जो पार्टनरशिप होती है वो जब कोई पर्सन्स, कोई 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप करते हैं तो वो किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के पर्पज से, और उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए, प्रॉफिट्स अर्न करना, है ना. और जो बिजनेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. यानी कि जो अग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का
पार्टनर्स के बीच में वो किस लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म इज ऑफ, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कैसा रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म ने कुछ काम किया है, फर्म ने कोई एक्ट किया है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्टनर्स भी, और अगर पार्टनर्स ने कुछ किया है तो उसके लिए फर्म भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप होता है पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके अलावा एक फीचर होता है जो मैंने अभी भी आपको ये वाला डिस्कस किया था कि बिजनेस जो होता है वो या तो सारे पार्टनर्स के द्वारा कैरी आउट किया जाए, मतलब या तो सारे पार्टनर्स बिजनेस करे, या फिर उनमें से कोई पार्टनर दूसरों के भी हाफ पे भी काम करे, है ना, दूसरे पार्टनर्स के भी हाफ पे भी एक्ट करे, ठीक है। इसके अलावा नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स और मेंबर्स, और जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती अपने पार्टनर से, या फिर कह सकते हो अपने मेंबर्स से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। तो सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट, क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है वो किसी एक अग्रीमेंट का ही रिजल्ट है ना, अग्रीमेंट का ही आउटकम है, तो इट इज असेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। तो ये भी जरूरी है कि जब कोई अग्रीमेंट हुआ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी होंगी जो कि सारे पार्टनर्स ने जिन पर अग्री किया होगा, है ना, कुछ शर्तें होंगी। तो सच टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी ईदर ओरल और रिटन, तो वो जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो ओरल भी हो सकती हैं और वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट, यानी कि जो हमारा लॉ है, यानी जो पार्टनरशिप एक्ट है, वो ये नहीं कहता कि आपका जो अग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में होना ही कंपल्सरी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका जो अग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में ही हो। However, in order to avoid all misunderstandings and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act, ठीक है। लेकिन सारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या झगड़ों को अवॉइड करने के लिए कि कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए ये अच्छा माना जाता है कि जो अग्रीमेंट हो वो रिटन अग्रीमेंट हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी लिखा होगा तो बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डीड को पढ़ लेंगे, है ना, जो रिटन अग्रीमेंट है उसको पढ़ लेंगे और डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं इजिली, है ना। और वो जो रिटन अग्रीमेंट है वो जो है क्या होना चाहिए, वो सारे पार्टनर्स के द्वारा साइन होना चाहिए और वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो सच अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है अग्रीमेंट की, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और इट इज ऑल्सो कोल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, और इसको हम और क्या नाम से बुलाते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड को, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड की, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का जो नाम है, जो एड्रेस है वो लिखा होता है डीड में। इसके अलावा नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का जो नाम है, जो पता है, जो एड्रेस है वो लिखा होता है। इसके अलावा द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू, यानी कि किस तरीके का बिजनेस जो है, किस टाइप का और कैसी नेचर है उस बिजनेस की जो फर्म करना चाहती है, वो भी लिखा होता है किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसके अलावा अमाउंट्स ऑफ कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड, मतलब कि सारे पार्टनर्स ने कितना कितना अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है।
इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि जितना अमाउंट कैपिटल में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस पर इंटरेस्ट उनको कितना मिलेगा, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज 10% इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर 9% इंटरेस्ट मिलेगा, या 8% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। ये पेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। चलिए, तो इसके अलावा ड्राइंग्स लिखी होती है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखी होती है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि किस रेशो में वो पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जैसे कि मतलब दो पार्टनर्स हैं, ए है और बी है, तो क्या वो 2:1 में शेयर करेंगे, या फिर वो 3:2 में शेयर करेंगे, है ना। कौन से रेशो में जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो लिखा होता है आपकी डीड के अंदर। इसके अलावा अगर कोई वर्किंग पार्टनर है और उसको सैलरी दी जा रही है, तो कितना जो अमाउंट है सैलरी का वो पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल को फाइंड आउट करने के कई तरीके होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या तरीके से जो गुडविल है वो फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो कौन सा मेथड हमने गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया है वो भी आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। इसके अलावा फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कैसे रहेगा, मतलब फर्म जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्वार्टरली बनाएंगे, मतलब क्या 3-3 महीने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी फर्म, या फिर हाफ ईयरली करेगी, या फिर एनुअल करेगी, है ना। किस तरीके से, कितना बड़ा अकाउंटिंग पीरियड होगा, 3 महीने का होगा, 6 महीने का, या 1 साल का, है ना। इसके अलावा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप है वो कब से शुरू हुई, किस डेट से शुरू हुई है। इसके अलावा रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी जब पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस टाइम पर क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के केस में कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा होगा सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो उसको सेटलमेंट करने के क्या तरीके फर्म जो है वो अपनाएगी, ठीक है। ये सब कुछ मेंशन होता है आपकी पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं अपनी पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरी फर्म बट इट इज डिजायरेबल टू हैव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। देखिए, जो हमारा लॉ है ना वो ये कंपलसरी नहीं करता कि हर फर्म की डीड होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, लेकिन ये मतलब अच्छा होता है, डिजायरेबल होता है कि जो डीड है वो रिटर्न फॉर्म में हो। क्यों होता है ऐसा, कुछ रीजंस हैं। जैसे इससे क्या होता है, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। एक तो ये क्या करता है, ये हर पार्टनर के राइट्स क्या क्या है, उनके अधिकार, उनकी ड्यूटी, उनकी लाइबिलिटीज कितनी है उसको रेगुलेट करती है, मतलब उसमें सब कुछ मेंशन होता है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगेस्ट द पार्टनर्स because all the terms and conditions of partnership have been laid down beforehand in the deed। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जब सारी टर्म्स और कंडीशंस पहले से ही लिखी होंगी तो जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो तभी वो पार्टनरशिप डीड को पढ़ लेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है ना। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पार्टनर्स के बीच में, तो ये भी फायदा है पार्टनरशिप डीड का। इसके अलावा एनी डिस्प्यूट अमंगेस्ट द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडिली रेफर्ड टू। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उसको आसानी से सेटल किया जा सकता है। कैसे सेटल किया जा सकता है, क्योंकि उसको सेटल करने का जो तरीका है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में। तो इसीलिए अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए सॉल्यूशन जब पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर जो है डिस्प्यूट आसानी से सेटल हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं
अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, है ना, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं। Profits and losses are to be shared equally irrespective of their capital contribution। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लिया जाएगा, फिर सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं वो इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स और लॉसेस, भले ही उन्होंने कितनी भी जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट की हो, लेकिन सारे पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एंड इफ देयर इज अ प्रोविजन for the interest on capital in the partnership deed, it will be allowed only when there is a profit। यानी कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन है तो क्या उसके लिए क्या किया जाता है। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो उसमें वो तब दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट होता है। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता तो भले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा भी हो तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, ठीक है। और अगर डीड ना हो तो फिर तो दिया ही नहीं जाएगा, फिर तो अलाउ ही नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड, और ना ही कोई ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। इसके अलावा नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी, ना ही किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी दी जाएगी। सिर्फ अगर इंटरेस्ट मिलता है पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में तो वो मिलता है आपको लोन के ऊपर, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो उसको फिर भी इंटरेस्ट मिलता है चाहे पार्टनरशिप डीड नहीं भी हो तब भी। लेकिन फिर किस रेट पर मिलता है, फिर मिलता है आपका 6% पर एनम के रेट पर, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना वो आपको फर्म को तब भी देना पड़ता है चाहे लॉस भी हो रहे हो फर्म को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो फर्म के लिए एक चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। और चार्ज का मतलब क्या होता है, क्यों नहीं लिखा जा रहा है, यस चार्ज होता है। और चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है कि जब कोई खर्चा तब भी किया जाए जब फर्म को क्या हो रहे हैं, फर्म को लॉस हो रहे हैं, तो उस केस में भी जो है फर्म को वो खर्चा करना पड़े तो दैट इज नोन एज चार्ज, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आया है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दूसरे अगर कोई भी आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन हैं जो 12th क्लास का अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आगे की चीजें पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट जब बनाते हैं तो उनके जो मतलब ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो चलिए, till then bye bye, take care and thank you so much for watching the class।